दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के 11वें पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यह एक निबंध है और इसे प्रदीप तिवारी जी ने लिखा है और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने सिनेमा के बारे में बताया है। इस वीडियो में है, इस पाठ को हम पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे और इसका भाव, अर्थ और व्याख्या स्पष्ट करते हुए चलेंगे। फिल्में हम सब देखते हैं, लेकिन फिल्मों के इतिहास के बारे में हम सब नहीं जानते। तो प्रारंभ में फिल्म जो बनी थी वो अवाक बनी थी, यानी कि उनमें आवाज़ नहीं थी, लेकिन आवाज़ बाद में आई। तो इस लेख में वही सारी चीज़ें बताई हैं कि फिल्मों ने, सिनेमा ने बोलना कब सीखा, किस तरह से बोलना सीखा, कौन सी फिल्मों से प्रारंभ हुई आवाज़ें फिल्मों में, उन सब को लेके इस लेख में, इस निबंध में बात की गई है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। यानी कि पहली फिल्म जो बोलती थी वो कौन सी थी? आलम आरा। और इसके जो पोस्टर थे उस पर ये वाक्य लिखे हुए थे, ताकि लोगों को विज्ञापन के माध्यम से, इस पोस्टर के माध्यम से बताया जाए कि ये फिल्म सवाक फिल्म है जिसमें आवाज़ है। अभी तक की फिल्में अवाक फिल्में थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। 14 मार्च 1931 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, यानी कि बिना आवाज़ की फिल्में भी खूब प्रसिद्ध थी, लोग खूब देखते थे। तो पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। यानी कि दूसरे लोगों ने मूक फिल्में बना ही रहे थे, तो उन्होंने मूक फिल्में बनाई। उस साल कई फिल्में, मूक फिल्में रिलीज हुई, लेकिन जिस साल ये फिल्म आई तो तब एक नया दौर शुरू हो गया फिल्मों के रूप में। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अब देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, सवाल आ सकता है बच्चों कि पहली फिल्म के फिल्मकार कौन थे। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। यानी कि उससे पहले वो अवाक फिल्में बना रहे थे, लेकिन 1929 में जब ये फिल्म देखी हॉलीवुड की उन्होंने, शो बोट, तो इस फिल्म से उनके मन में एक प्रेरणा जगी कि मुझे भी भारतीय लोगों के सामने एक बोलती फिल्म रखनी चाहिए। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। विद्यार्थियों, नाटक में रंगमंच के क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रयोग हुए हैं और अनेक प्रकार की विधाएं हैं, जिसमें पारसी रंगमंच भी एक विधा है। एक तरह से आधुनिक रंगमंच है, एक पारसी रंगमंच है, एक लोक रंगमंच भी कहा जाता है। तो पारसी रंगमंच यानी कि जैसे कि अगर आपके क्षेत्रों में रामलीला या भर्तृहरि के नाटक, रासलीला
या फिर नल दमयंती की कथाओं। तो इस तरह से महाभारत की कहानियों को मंचों पर जब देखते हैं तो इनमें ज़्यादातर पारसी रंगमंच की शैली के आधार पर ही नाटक का या उस उस कथा का प्रस्तुतिकरण होता है, मंचन होता है। तो वो पारसी शैली है। तो ऐसे अनेक नाटकों की शैलियाँ हैं। तो खैर एक जो नाटक है पारसी रंगमंच का, उसको अपनी फिल्म की कथा के रूप में उन्होंने चयन किया और उसके आधार पर उन्होंने फिल्म बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए, यानी कि जैसा था वैसा ही उसको स्वीकार कर लिया गया। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। चूँकि दौर जो था वो सवाक फिल्मों का नहीं था, यानी कि अवाक फिल्में बनती थी, इसलिए कोई गीतकार, कोई लेखक, कोई संगीतकार की आवश्यकता ही नहीं थी। इस कारण से उनके पास संवाद लेखक नहीं था, तो नई कहानी उनको मिली नहीं, तो कोई पुरानी कहानी यानी कोई नाटक को लेकर के उसकी फिल्म बनाई। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। अपने आप उन्होंने मतलब धुन वगैरह पर काम किया। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया, जबकि आज आप देखते हैं तो कम से कम 300 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है किसी फिल्म के म्यूजिक को कंपोज करने में, रिकॉर्ड करने में। तो इसमें सिर्फ आलम आरा में 3 वाद्य यंत्र थे। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। ये गाना उसमें था, काफ़ी प्रभावी, और पहला गाना एक तरह से ये था जिसको आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, यानी कि अलग से नहीं था, उसी था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में डिस्टर्ब होता था। अभी संसाधन बहुत हो गए हैं, पहले नहीं थे इतने। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, यानी कि लाइट्स का इफेक्ट उसके अंदर था। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। यानी कि इस फिल्म से बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हुई, जैसे कि गीत की, संगीत की, प्रकाश की, आवाज़ की, न कि सिर्फ आवाज़ की बल्कि और भी दूसरी चीज़ों की शुरुआत इस फिल्म से हुई। ये आलम आरा का पोस्टर आप देख सकते हैं जिस समय बना था उस समय। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। यानी कि जो आलम आरा के निर्देशक थे उन्होंने भी अनेक फिल्में बनाई, सवाक और मूक दोनों तरह की। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, यानी कि जो भाषा का प्रयोग था वो हिंदुस्तानी था, उसमें उर्दू भी थी, हिंदी भी थी। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। इस फिल्म के नायक नायिकों को आप जान लीजिए। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, यानी कि सबसे अधिक मेहनताना। उस समय के सलमान खान, शाहरुख खान यही लोग थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया और विट्ठल इस बात पर नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना है। विट्ठल मुकदमा जीते, चूँकि भारत और पाक उस समय एक ही था। पाक था ही नहीं, मतलब भारत पाक एक क्या, पाकिस्तान था ही नहीं। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में
सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, ये सारे जो नाम हैं, ये सब इन्होंने आगे चलकर बड़ा नाम कमाया अलग अलग रूप से अलग अलग क्षेत्रों में। पृथ्वीराज कपूर ने बड़ी इंडस्ट्री शुरू की। उनके पुत्र जो राज कपूर थे, उन्होंने आर.के. स्टूडियो बनाया और खूब सारी बेहतरीन फिल्में दी। तो यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। क्योंकि उस समय फिल्म जो रील पर बनती थी तो वो सब चीज़ें चलती थी। आजकल तो एक छोटे से पेन ड्राइव में आप कई फिल्में रख सकते हो, वो तरीका उस समय नहीं था। लेकिन उस फिल्म का क्रेज़ कितना था, लोग कितने बड़े चाव से देखते थे, देखिए कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। ये सब चीज़ें उसमें दिखाई दे रही हैं। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। यानी कि उन फिल्मों के माध्यम से धीरे धीरे जो ब्रिटिश शासन था उसका विरोध भी शुरू हो गया एक तरह से। तो फिल्म का एक बड़ा काम प्रारंभ हो गया। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और इससे ये सीख हमें मिलती है कि हम अपने हिस्से का काम करते रहें। देश में जो भी व्यक्ति है वो अपने हिस्से का काम करता रहे, जहाँ पर भी है, तो निश्चित रूप से अपने आप देश, समाज, व्यक्ति का विकास हो जाएगा, विश्व का विकास हो जाएगा, ब्रह्मांड का विकास हो जाएगा। बस हम अपने हिस्से का ज़रूरी काम करें, जो हम जानते हैं, जिसमें हम कुछ विशिष्ट हैं। तो ये विनम्रता उसमें थी। इनका इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैं जानता था इस काम को, इसलिए मैंने कर दिया, मेरी रुचि थी इसमें। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। पहले सिर्फ अभिनय होता था, आवाज़ नहीं थी। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। यानी कि अभिनेता को गाना भी आना चाहिए, डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, उसे संवाद बोलने अच्छे आने चाहिए। उसके बाद तो फिर नृत्य का क्रेज भी हो गया, उसे नाचना भी आना चाहिए। वैसे यदि हम अभिनय की बात करें, चाहे वो फिल्म में हो, नाटक में हो या किसी दूसरे माध्यम में हो, तो अभिनय यानी कि नाटक कला, अभिनय कला एक ऐसी कला है जिसके अंदर सारी कलाएं समाहित रहती हैं। उसके अंदर नृत्य, गीत, चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, ये सब होता है। तो आना भी चाहिए वो, लेकिन सबको सब नहीं आ सकता। लेकिन ये आलम आरा के बाद एक तरह से ये प्रारंभ हो गया दौर कि एक अभिनेता में ये सारी चीज़ें अधिक से अधिक हों तो ज़्यादा बेहतर है उस अभिनेता के लिए। अधिक काम मिलेगा और निर्देशक के लिए काम आसान हो जाएगा। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। देसी सिनेमा से तात्पर्य है कि हमारे अपने परिवेश की बातों को सिनेमा में दिखाया जाने लगा, वो प्रभाव सिनेमा में दिखाई देने लगा। वरना दूसरी भाषाओं की फिल्मों की नकल करके ही अवाक फिल्में बन रही थी।
अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। यानी कि सिनेमा ने कैसे आम जन को प्रभावित करना उस समय ही प्रारंभ कर दिया था, ये इसका एक उदाहरण है। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। यानी कि भारतीय फिल्म या फिर हिंदी फिल्म भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी प्रचलित होती थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। फाल्के विद्यार्थियों आप जानते होंगे कि भारत की पहली फिल्म जो बनी वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि मूक फिल्म थी, और इसे जो बनाया था जिन्होंने, उनका नाम था धुंडीराज फाल्के। तो दादा साहब फाल्के आपने अवार्ड सुना होगा फिल्मों के लिए। यदि नहीं सुना तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह पे, आपको पता लग जाएगा। तो वो भारतीय सिनेमा के जनक हैं, उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी, लेकिन वो अवाक फिल्म थी, उसमें आवाज़ नहीं थी। लेकिन सवाक फिल्मों को के जनक के रूप में अर्देशीर ईरानी को जाना जाता है, तो उनको एक तरह से यह रूप अपनाना पड़ा, ये उपलब्धि उन्होंने स्वीकार की, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग, एक नया दौर प्रारंभ हुआ सवाक फिल्मों का। प्रदीप तिवारी द्वारा लिखा गया ये पाठ, ये लेख, फिल्मों का दौर किस तरह से बोलना प्रारंभ हुआ, क्या प्रभाव हुआ समाज पर, उस सब को इसमें स्पष्ट किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये पाठ, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक यथासंभव पहुंच जाए। यदि इस वीडियो को लेकर के या अन्य किसी टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।